अस्सलाम वालेकुम। आज जो कि हम जैसे पहले बच्चों के डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं और तकरीबन हमने काफ़ी अपने डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ जा रहे हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, और इसके अलावा पायरोमेनिया और क्लिप्टोमेनिया हमारा रहता है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सबसे पहले तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक छतरी नुमा है जिसके अंदर कुछ काफ़ी फीचर्स जो हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD कहलाता है। ठीक है, हम DSM-5 से पढ़ रहे हैं। टिपिकली एक अच्छी सी आपकी प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी और DSM-5 ही दे सकता है। अगर आपने इसके एसोसिएट फीचर पढ़ने हैं, इसके आपने डिटेल्स पढ़नी है, तो लॉट ऑफ वेबसाइट्स दैट डिस्क्राइब्स इट, बट जो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है वो हमारी DSM-5 ही कन्वे करती है। अच्छा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि परसिस्टेंट। अच्छा, आपने ये लफ्ज ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा है, परसिस्टेंट, ठीक है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये लफ्ज यूज हुआ है परसिस्टेंट, यानी परवेसिव एंड सस्टेन्ड। उसमें गैप नहीं आएगा, मतलब वो सस्टेन रहेगा, परवेसिव पैटर्न रहेगा, यानी कि मुस्तकिल ये काम आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि डेफिसिट होगा सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में, लोगों से बात करते हुए, सोशल सेटिंग में और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में आपको नजर आएगा कि जो बच्चा है और कोई जो 18 इयर्स से बिलो बच्चा है, वो आपको नजर आएगा कि वो सोशल कम्युनिकेशन से बिल्कुल अवॉइड करेगा, उसकी इंटरेक्शन नहीं होगी, वो परवेसिव होगा, सस्टेन्ड होगा, परवेसिव होगा, परसिस्टेंट होगा। ये 3-4 लफ्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक, तभी इसका सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी है। इसका एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता तो पेशेंट ASD नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉन एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेटिव, अच्छा, दिस डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी कि रेंजिंग, फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल सोशल अप्रोच, फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन। अगर वो शुरू करता भी है तो वो एक जुमला बोलेगा, दूसरे पे रुकेगा। अच्छा, ऐसा पेशेंट थेरेपिस्ट के साथ भी बहुत मुश्किल से कम्युनिकेट करता है, थेरेपिस्ट बहुत मुश्किल से टेक्निकल तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो परवेसिव पैटर्न रखता है, परसिस्टेंट होता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं देता। वो कुछ चीज़ों के जवाब देगा, आई कांटेक्ट नहीं देगा, बॉडी पोस्चर नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा। कभी आपको लगेगा कि अटेंशन डेफिसिट है, इसे क्या मसला है, ये अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन वो बार बार आई कांटेक्ट या अपने कन्वर्सेशन को स्किप करने की कोशिश करेगा, और वो वहां से उठ के जाने को उसका होगा कि मैं इस सिचुएशन से निकलूं, या वो डाइवर्ट होगा बार बार। ASD में डाइवर्जन बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है। तो आपने अटेंशन डेफिसिट यानी ADD से इसको अच्छे से डायग्नोज करना है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पेशेंट बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है और छोटे से छोटे स्टिमुलस से भटक जाता है, यानी कि वो फोकस नहीं रहता। तो पेशेंट का फोकस नहीं रहता, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको ADD बोले। आपने बाकी फीचर्स चेक करने हैं, क्या इसमें ये भी है, तो सोशल कम्युनिकेशन है या नहीं है। सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी का साफ मतलब जो है ना वो ये है कि सोसाइटी में हम देखो, जब हम किसी से बात करते हैं तो इमोशनली चीज़ों को लेते हैं, थोड़ा सा वापस उसको लेते हैं, किसी के इमोशंस को समझते हैं, अपने इमोशन समझाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बातों को थोड़ा सा अपने कई चीज़ों को अपने जज्बात अंदर शामिल रखते हैं। दिन के बहुत सारे हिस्सों में हम अपने जज्बात शामिल रखते हैं, हम फ्लैट इफेक्ट नहीं देते। तो ये रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि उसका नॉर्मल अप्रोच होती है, वो फेलियर होता है किसी के इमोशंस को एक्सेप्ट करने का या अपने इमोशंस को देने का। बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन का मतलब है कि जवाब पे जवाब, मतलब सवाल पे जवाब, सवाल पे जवाब, जवाब पे सवाल, फिर दोबारा एंगेज रहना, एंगेज नहीं रहते ये। रिड्यूस्ड शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पियों के बारे में
वो नहीं शेयर करते कि मुझे ये दिलचस्पी है। जब हम ASD यंग बच्चे का किसी का करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो हम उनको लिखवाते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखें। तो वो बहुत मुश्किल से अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, क्योंकि उनको जो है वो अपने इंटरेस्ट को शेयर करना नहीं आ रहा होता। वो हर चीज़ अपनी हाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इमोशंस हैं, वो भी शेयर नहीं करते। वो अफेक्ट अपनी फेलुअर या इनिशिएट रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन, यानी कि वो कट ऑफ होके रहना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा फीचर है कि भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन। तो यानी कि वो डेफिसिट होते हैं चेहरे और इशारे, जो आपके नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, हाथों के इशारे, आंखों के इशारे, मुंह के इशारे, या जैसे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ फिर ऐसे हुआ, तो हाथ पांव हम हिलाते हैं, या फिर हम अपने बॉडी गेस्चर देते हैं, हम कंधे उचकते हैं, मुंह करते हैं, ऐसे करते हैं। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, हम जब मैं लेक्चर आप लोगों को देती हूँ तो आप ऐसे से कहते हैं हाँ जी अच्छा, आपको ये क्यूज वो नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल डेफिसिट का जहां लफ्ज आ जाता है उसका मतलब ये होता है कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं होता। एबनॉर्मल आई कांटेक्ट या तो बिल्कुल भी नहीं होता, या एबनॉर्मल IQ होता है। आई कांटेक्ट होता है यानी कि वो ऐसे हल्का सा आगे देखेंगे तो ऐसे करके चले जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो ऐसे करके स्किप हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो आपकी आंखों में ना देखें, उनसे देखा नहीं जाता, जानबूझ की बात नहीं है। बात यह कि उनकी डेफिसिट होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देंगे, बॉडी गेस्चर्स नहीं देंगे। उनको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि आप बात कह रहे हैं, हाँ जी हम बात सुन रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं, वो बस ऐसे बैठे होंगे, आप सुना रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं किसी पत्थर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप 2-3 दफा उससे पूछेंगे तो फिर कहेगा जी जी मैं सुन रहा हूँ, ऐसे बोलेगा। ठीक है, डेफिसिट इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, जाहिर है रिलेशनशिप तो जरूरी चीज किससे बनता है? कम्युनिकेशन से बनता है, शेयरिंग से बनता है, और टाइम कंज्यूमिंग से बनता है, कन्वर्सेशन से बनता है। जब यही चीजें नहीं होंगी तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा? जब हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और किसी को हमें अंडरस्टैंड करने की, मतलब एक ऐसी बाउंड्री सेट कर लेते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले हमारे पेशेंट्स, कि ऐसी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि ना वो अपनी बाउंड्री में किसी को आने देते हैं और ना ही खुद वो बाउंड्री से निकलने देते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ते हुए हम अपना डिफरेंशियल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसमें आता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आता है, और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी आते हैं, और इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट भी आता है। मतलब कितनी चीजें हैं जो इससे मैच। डिप्रेशन वाला पेशेंट, डिप्रेशन को कभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किसी ने मिसडायग्नोस्ड कर दिया हो, वो इसलिए क्योंकि डिप्रेशन वाला पेशेंट ना तो कम्युनिकेशन करता है, ना ही कॉन्टेक्ट देता है। लेकिन उसके फीचर में और इसके फीचर में मेजर क्या डिफरेंस होता है? होपलेसनेस होगी, वो रोएगा। हाँ, उसके इमोशंस होंगे, इसके इमोशंस नहीं है। डिफरेंस ऑफ इमोशंस। ठीक है, वो इमोशन कन्वे नहीं करेगा। और वो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में वो ये नहीं कहेगा कि मैं उदास हूँ या मुझे रोना आ रहा है, अगर आप किसी बात को छेड़ेंगे तो। लेकिन डिप्रेशन का पेशेंट की अगर आप किसी उसकी पुरानी बात को, जो उसके वो दिल को, तो वो फौरन रोएगा, वो इजहार करेगा, वो कूद पड़ेगा। अच्छा जी, रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है कि मुस्तकिल ऐसा होगा कि एक्टिविटीज इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ ये वाली होंगी, बाकी नहीं होंगी। जैसे कि स्टीरियोटाइप रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर, जो काम की गेस्चर्स है ना वो नहीं उन्होंने देने, बेकार के गेस्चर्स इस तरह करके इधर उधर ऐसे जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, या फिर इधर स्टेयरिंग करनी शुरू कर देंगे इधर साइडों पे ना। हाँ, तो वो ऐसा अगर बॉडी गेस्चर देंगे जो कि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है अजीब सा, जो एनवायरनमेंट से ताल्लुक ना रखता हो। ठीक है, और यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीच, सिंपल मोटर, लाइनिंग अप टू आइज, फ्लिपिंग। आप उससे बात कर रहे हैं इमोशंस की, वो गाड़ियां जोड़ है आपस में ऐसे ऐसे। ठीक है, वो इसको सोच नहीं रहा। मतलब ज्यादातर बच्चों के साथ जब हम ASD करते हैं
तो हम उससे कहते हैं आओ हम पोइम पढ़ते हैं, हम क्लैपिंग कर रहे हैं, हम उसे पोइम सुना रहे हैं, ऐसे ऐसे हम उसको बॉडी गस्टर्स दे रहे हैं, वो जाके तकिए सेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो कुशन सेट करना, चीज़ों को लाइन अप करना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ है लाइन अप, ठीक है। लाइन अप का जो वर्ड होता है ना, वो खास तौर पे यूज होता है जब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, क्योंकि पेशेंट फोकस करने के लिए ना ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है, लोगों को फोकस नहीं करता, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को एक ऑब्जेक्ट समझता है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट्स को फोकस करके उन चीज़ों को लाइन अप करता है, वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोगों में होते हैं इमोशंस, लोगों में होती है कम्युनिकेशन, वो जिंदा अपने आप को वो बेजान चीज समझ के ऐसे अपने आप को जोड़ता है, ठीक है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ लाइन अप करता है। लोगों के अंदर इंटरेस्ट उसका लॉस्ट हो गया होता है। एकोलेलिया और आइडियोस्पैटिक फ्रेजेस। एकोलेलिया कहते हैं, हाँ जी बताएं, एकोलेलिया आप बताएं। एकोलेलिया में ये है कि वो एक ही वर्ड बोलता रहेगा। हाँ, मिसाल के तौर पे अभी हमारा जो एक पेशेंट सुबह में हमने देखा है, ठीक है, माइल्ड से फीचर्स हैं उसमें ऑटिस्टिक के, तो वो कहेगा कोई एक लफ्ज पकड़ लिया ना उसने, तो वो कहेगा मैं कोशिश करूंगा। अब कुछ अर्से से कोशिश करूंगा जो लफ्ज है ना वो रिपीटेटिव हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा। अभी पिछले दिनों सेशन में जब मैंने उससे कहा कि फोकस होके आपने कलर करना है, फोकस, और उसने वो लफ्ज पढ़ लिया, फोकस, वो हर बार में कहेगा फोकस। तो एकोलेलिया इसको कहते हैं, ठीक है, रिपीट करना किसी चीज को। और आइडियोसेंट्रिक फ्रेजेस मतलब कि मुहावरतन छोटे छोटे लफ्ज बोलेगा, डिटेल नहीं बताएगा ठीक है, खाऊंगा, ठीक है, आप कंप्लीट जुमला नहीं बोलेगा, फ्रेज बोलेगा बस सिर्फ। इंसिस्टेंस और सेमनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट टू रूटीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अगर रूटीन टूटे ना तो इनको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। जिस टाइम पे ये दूध पीते हैं, जिस टाइम पे ये सोते हैं, जिस टाइम पे ये जागते हैं, जो रूटीन है, मतलब यहाँ तक कि जो शर्ट ये ज्यादा पहनते हैं ये वही शर्ट ढूंढेंगे, वही शर्ट पहनेंगे, नया कुछ नया करने का नहीं सोचेंगे, क्या नया कराने की कोशिश करेंगे, इरिटेट होंगे, नया नहीं करेंगे, नया इनको नहीं चाहिए, इनको वही चाहिए जो कि चल रहा है, जो रूटीन में है। वो इसलिए क्योंकि नई चीजों से अटैचमेंट होती है, शुरू करनी पड़ती है, नए इमोशंस डेवलप करने पड़ते हैं, नई रूटीन बनानी पड़ती है, तो नई चीज इनको पसंद नहीं है। मतलब मैंने जो जुमला बोला वो एग्जैक्ट है कि ये अपने आप को ऑब्जेक्ट समझने लग पड़ते हैं, ठीक है, ये इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं ऑब्जेक्ट है, बस हमने यूं ही आया है, हम दुनिया में यूं ही हमने ये जिंदगी गुजारी और खत्म हो जाना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो ये वाली सोच भी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ये चीज कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे 17-18 तक जाते हैं, मैंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के वो वाले बच्चे भी डील किए हुए हैं जो 17-18 में भी हैं, जो यानी कि जो अडल्टहुड में भी अब जा रहे हैं आगे। तो जो उनसे जब डिटेल से बात की जाती है, खास तौर पे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जिनका आईक्यू लेवल अबव एवरेज होता है, वो आपको वो डिटेल चीजें बताएंगे, वो थोड़ा सा थेरेपी के साथ थोड़ा सा इंक्रीज होगी, उनकी ट्रीटमेंट के साथ बेहतरी आएगी। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि इसका क्या करना है, इमोशंस को यूज करके, इमोशंस क्यों यूज करना है। वो इतने डिटेल से इन चीजों को डिस्कस, मतलब मैं डिटेल में बात करती थी जितने भी मेरे पेशेंट थे, लेकिन वो आगे से उसका एक ही जुमला होता था, क्या करना है इमोशंस का, जब काम हो रहा है ठीक है काम हो रहा है। अबव एवरेज की बात की नहीं, घर में इमोशंस होते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं, इमोशंस नहीं होते, वो इमोशंस को अहमियत ही नहीं देते, वो समझते हैं कि इमोशंस को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जब काम चल तो रहे, क्या करना है इन सबका, ये बेकार है, ये बेकार है। पेरेंट्स अभी अफेक्शन शो नहीं करते, वो हग्स नहीं करते, किसेस नहीं करते, वो मिस नहीं करते, वो लव नहीं करते, वो ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, वो सिर्फ चीजों को जो मूवीज हैं या कोई ऐसी चीजें हैं उसमें हंसते हैं जो कि टू द पॉइंट होती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अफेक्शन होती है ना, अफेक्शन एक दूसरे के साथ होती है, उन चीजों पे वो स्माइल नहीं करते, वो प्लेयर फील इतना नहीं करते। अब वो इस चीज को बेकार समझते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि ये चीज जरूरी नहीं है। अच्छा, ये इनकी ना इसकी कॉज पे बात करना बहुत जरूरी है। कॉज तो एक तो जेनेटिकली, बायोलॉजिकली ये चीजें पीछे से ट्रांसफर होती हैं, कुछ पेरेंट्स के पेरेंट्स में, खानदानों में
कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि आ जाती है आगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ था पैदाइश पे, या फिर पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी में अपनी माँ की प्रेगनेंसी में जो है वो उसने प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया, माँ रोती रही है, स्ट्रेसफुल रही है, मसले मसाइल रहे हैं और अब्यूजिव लाइफ उसने गुजारी है, रो रो के गई, तो भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। थर्डली ये कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको अगर कोई बुखार वगैरह हुआ तो अच्छा, अब मजे का एक कॉज है वो बहुत आजकल कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा फोन देखते हैं पहले 5 इयर्स में उनको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ज्यादातर ये देखा गया वो इसलिए क्योंकि वो जब मशीन के साथ लगे रहते हैं सारा सारा दिन, मशीन्स और टॉयज, मशीन्स और इतना ज्यादा खेलते हैं, लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन खत्म हो गई है। बच्चों की लोगों के साथ इंटरेक्शन खत्म हो गई हुई है, ठीक है। मतलब कि रात को सोते हुए भी कैमरे के आगे हैं और अलहदा सोए हुए हैं, यही ट्रेंड चल रहा है ना अब, ये कैमरे के आगे रखो बच्चों को और इंटरेक्शन। या तो ये ना कि बैलेंस्ड लाइफ है, रात को सो लिया लेकिन दिन में माँ बाप उसको लेकर भी जा रहे हैं, उनके साथ गप्पे भी लगा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफ है। तो अगर बैलेंस्ड लाइफ नहीं है तो बच्चे फिर अवॉइड करते 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 उनको लगता है कि चीज़ों से ही दिल बहलाना है, इंसानों से बात नहीं करनी है, और उनके ब्रेन में ये डिसफंक्शन आ जाता है फिर डिसऑर्डर की सूरत में। और वो तवज्जो फिर किसको देते हैं, वो स्क्रीन को देते हैं, फिर वो फिर पैकेट वाली चीजों को खाने पे तवज्जो देते हैं जिनकी आवाज आती है कर 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 कर, फौरन उनका क्यों उधर जाता है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि वही सिर्फ प्लेयर देता है, आपने उसको हैबिट ही नहीं डाली कि माँ बाप बहन भाई उसको प्लेयर देते हैं, लूडो खेलना उसको प्लेयर देते हैं, उसको सैंड से खेलना प्लेयर मिलता है, नहीं करते, वो हियरिंग होती है उनकी, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करते। बच्चा स्टिमुलस उनके अंदर जाता है लेकिन स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसा सच्ची बात यह है कि वो समझते हैं कि इसको रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल छोटे, उनके ब्रेन में स्टिमुलस को रिएक्शन का जो मामला होता है वो लूज हो जाता है, यानी कि वो जल्दी से रिएक्शन हो ही नहीं रहा होता, ठीक है, एड्रेस नहीं हो रहा होता ब्रेन में। जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को डील करते हैं थेरेपी में, तो हम शुरू में उनके सारे स्टिमुलस पहले गायब करते हैं, ठीक है, सारे स्टिमुलस गायब करके तो फिर हम उनको एक स्टिमुलस देते हैं। मिसाल के तौर पे आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए एक टेक्निक होती है कि हमने रेड पेन या कोई एक फूल जो है वो अपनी आंखों के इर्द गिर्द घुमाना है ताकि वो देखें। तो जब वो आहिस्ते से देख यहाँ तक आएंगे तो फिर अभी आइस तक भी आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर तेज रंगों को वो फोकस करते हैं, कलर्स को फोकस करते हैं, म्यूजिक को फोकस करते हैं और स्क्रीन को फोकस करते हैं। वो आप दिखाएंगे तो वो फौरन देखेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपने अब दिखाना क्या है, स्क्रीन दिखानी है या लोग दिखाने, तो फिर आपने स्क्रीन नहीं दिखानी, आपने गायब करनी है। तो उनको हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई 0 कर दें स्क्रीन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब आगे है एबनॉर्मल डेफिसिट इन इंटेंसिटी ऑफ फोकस, ठीक है। फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये वही जो रिस्ट्रिक्टेड है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि डाइवर्जन होती है बहुत ज्यादा, हर चीज से डाइवर्ट, हर चीज से डाइवर्ट, हर चीज से डाइवर्ट। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और प्री ऑक्यूपेशन विद अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे हाथ में वो एक घोड़ा पकड़ा था, एक बच्चा था, वो अपने हाथ में हर वक्त डायनासोर लेकर आता था। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा वो डायनासोर लेकर फिरते हैं, या कोई एक गाड़ी या चीज वो हर वक्त लेकर फिरते हैं, उनको हाथ में लेके भी सोते हैं, अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। बुरी चीज नहीं है अटैचमेंट होना, लेकिन इतनी अटैचमेंट होना कि उसके ना होने से इरिटेशन हो जाए, या फिर बच्चा लोगों को बिल्कुल भी फोकस ना करे और सिर्फ उसके साथ ही खेलता रहे। लेटा सोता जागता उठता बैठता, मतलब कि प्री ऑक्युपाइड हो गया, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्री ऑक्युपाइड, ठीक है, विद अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिवली circumstances or subscribe for preservative interest। अच्छा, अब 4th वाला इसको आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अगर पढ़ते हो ना तो देखो कितना डिटेल है ये, ठीक है। प्री क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया में सोशल कम्युनिकेशन है, बी क्राइटेरिया में उसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब है, हाइपर और हाइपर एक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी इनपुट, सिर्फ सेंसरी इनपुट को वो रिस्पॉन्स करेंगे। कौन सा, अगर उसके हाथ पे हाथ फेरें,
ठीक है, या उसको रेड लाइट दिखाएं उसकी आंखों को, या बहुत जोर के शोर डल रहा हो, तो वो फिर उसको तवज्जो देंगे। जो हाईली जो है ना हाइपर एक्टिविटी सेंसरी इनपुट होगा तो वो उसको रिस्पॉन्स देंगे, छोटे मोटे स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ठीक है, जैसे लाइट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, फैसिनेशन विद लाइट्स हैं। ठीक है, अब मसला हमारे घर की अच्छा एक्सेसिव स्मेलिंग है और साउंड है, टेक्सचर है, ये ज्यादा नुमाया चीज होगी ना, उनको वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्लैमर और फैसिनेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है कि ज्यादातर लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स रखते हैं। जब तक के हाईली फैसिनेशन नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। छोटे मोटे सिंपल चीजों से मजा नहीं आएगा, है ना। जब तक हाईली म्यूजिक नहीं होगा, ज्यादा चमक दमक वाले कपड़े नहीं होंगे, ज्यादा मजे का खाना नहीं होगा, हर चीज में हाईली 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 होगा, तो वो इतना ज्यादा कर दिया हुआ कि हर जगह म्यूजिक होगा, हर जगह जो मतलब हाईली जो है ना कैचेबल साउंड्स, टेक्सचर, एक्सेसिव स्मेलिंग, ये आएगा। इससे दूसरा उलट अगर कर लो ना, तो जो आपके नॉर्मल पीपल हैं या डिप्रेस वाली साइड पे जो जाते हैं, जो थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, वो हर चीज़ को सिंपल करते जाएंगे, वो हर चीज़ वाइट करेंगे, वो कमरे को हर चीज़ में वाइटनेस लेकर आएंगे ताकि सिंपल से सिंपल रहे, सिंपल से सिंपल रहे। ठीक है, तो ये दो जो है ना वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मल चीज़ें इस वजह से हमारी ख़राब हो रही हैं, और इसकी ज़्यादातर वजह जो है ना, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी दो वजूहत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि स्क्रीनिंग टाइम, क्योंकि स्क्रीन सबसे ज़्यादा फैसिनेशन रखता है, सबसे ज़्यादा फैसिनेशन है ही इसके अंदर, हर चीज़ भी है, म्यूजिक भी है, मतलब साउंड्स, टच और साइट, और उसके बाद प्लेयर। ठीक है, सारे साइट्स इसके अंदर हैं, तो फिर लोगों में क्या मजा रह गया भाई? माँ क्या खिलाएगी? माँ तो पोइम सुनाएगी तो वो तो मजे की नहीं लगेगी, जो वो म्यूजिक से सुना रहे हैं वो अच्छी लगेगी ना। ये भी पसंद नहीं आ रही तो कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा, फैसिनेशन है ना, अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो माँ तो एक ही है, सिंपल है। सिबलिंग्स उनसे लड़ाई हो रही है, वो आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, ये तो आपके मुताबिक चल रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जिंदगी में हर चीज को मार्केट, जो एक हमारा कल्चर बन गया हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कि हर चीज को मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग करते हुए आसमान और जमीन मिला देने हैं कि भाई हम तो ये देंगे, हम तो ये करेंगे, तो हम वो करेंगे। तो वो इतनी ज्यादा फैसिनेशन आ गई है लाइफ में कि इंसान फैसिनेशन को अचीव करते करते ना बहुत ऊपर चला गया है। तो अब जो है ना, वहां जाके भी उसके इमोशंस डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि इतना खा लिया कि अब अच्छी नहीं लगती कोई चीज, यहाँ तक कि सामने बड़े कोर में भी नहीं अच्छे लग रहे, इतना खा लिया। ये बात है। सी क्राइटेरिया, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट अर्ली डेवलपमेंट पीरियड। तो इसकी इंपॉर्टेंट अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो वो ये है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपके शुरू में ही नजर आ जाने चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने जो है 10 साल बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के देखे। बात यह है कि पहले से ही आपके जो है वो सिम्टम्स बचपन में नजर आ, डेवलपमेंटल पीरियड में, यानी कि 1 से लेके 5 तक का जो ईयर है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले में डिटेल से, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। बट मे नॉट बिकम फुली फैसिनेटेड अंटिल सोशल डिमांड। मतलब जब बच्चा फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर तक का होता है तो उसकी सोशल डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती, माँ की गोद में होता है, बाप की गोद में होता है, प्री स्कूल में टीचर्स भी बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, तो इतना पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ माँ बाप बड़े होशियार होते हैं और वो समझ जाते हैं कि बच्चा तो आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा, हमारे साथ मिलके पोइम नहीं पढ़ रहा, कोई हैंडशेक करता है अस्सलाम वालेकुम, तो ऐसे 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 जैसे अपनी ही दुनिया में। तो ASD वालों की अपनी ही एक दुनिया होती है जिसमें वो जी रहे होते हैं, और वो एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री वाली दुनिया होती है। वो उसमें ही रहना पसंद करते हैं, ना उसमें से निकलना पसंद करते हैं, ना किसी को उसके अंदर आना पसंद करते हैं।
जब हम ASD की थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप थेरेपी में जब हम 2-4 चीजें और शुरू करते हैं तो उसमें एक होता है आपने हैंडशेक कराना है लोगों से। अब क्या होता है 2 महीने इसका इलाज बहुत आराम से होता है, स्लोली एंड स्टडी होता है। रोजाना के सेशंस होते हैं, मंथली सेशंस होते हैं, पूरा 1 साल लग सकता है किसी एक बच्चे को ठीक करने में। वो इसलिए क्योंकि पहले वो हैंडशेक नहीं करेगा, फिर अगले हफ्ते वो हैंडशेक शुरू करेगा, फिर तीसरे हफ्ते में वो थोड़े से, देखो जब मैं आपके साथ एक ऐसे हैंडशेक करती हूँ तो आपके और मेरा जो टच होता है उस टच में कुछ चीजें कन्वे होती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो शुरू में वो अवॉइड करेगा, शुरू में इरिटेट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को डेवलप करेगा, तो डेवलप होने में बड़ा टाइम लगता है। तो हम उसको सबसे पहले हैंडशेक कराना सिखाते हैं, क्योंकि एक जो हैंडशेक है मुसाफा है, वो एक दूसरे के जज्बात को सराहने या थोड़ा सा स्पेस देने का एक तरीका है कि अगर हम किसी के साथ हैं, और जैसे कि हमारे दिन में भी है कि आप हैंडशेक करो तो पूरा हैंडशेक करो, ये ऐसे करके उंगलियां टच ऐसे नहीं करना। तो बस ये हमारे दीन ने बड़ी खूबसूरत बातें बनाई हुई हैं। और इसके अलावा आई कांटेक्ट से जब वालिदैन को कहा जाता है कि आपने जब इससे बात करनी है तो आपने इससे आई कांटेक्ट मैनेज करना है, बार बार मेंटेन करना है, बार बार मेंटेन करके पूछना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थोड़ी सी अपनी स्पेस बनाता है, उसकी हैबिट बनती है फिर थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही आपको थोड़े थोड़े से मसले नजर आना शुरू हो जाएंगे, अगर फौरन सारे नजर नहीं आएंगे तो। और मे बी मार्क्ड बाय लर्न्ड स्ट्रेटजीज इन लेटर लाइफ, ये भी हो सकता है कि बाद में उसने अपनी ये सारी स्ट्रेटजीज जो है ना वो बाद में ज्यादा सीखी हैं। यूँ समझ लो कि पहले 5 साल तक इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद वालिदैन में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर का माहौल ऐसा हो गया, या माँ ने टाइम देना बंद कर दिया तो मोबाइल पकड़ाना शुरू कर दिया। तो जब वालिदैन जान छुड़ाएंगे बच्चों से, उनको मोबाइल और टीवी दे के खुद आराम करेंगे, तो फिर वो रिप्लेसमेंट हो गई ना। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, वो पेरेंट्स जॉब कर रहे थे और बच्चे को नानी जान के घर छोड़ दिया, वो मोबाइल पकड़ा देती थी, वो उस बच्चे को होगी, उसको आदत होगी उसकी, ठीक है, बोलना बंद कर दिया। हाँ, स्पीच डिले हो जाता है ना फिर, ठीक है। सिम्टम्स कॉज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड इन सोशल ऑक्यूपेशनल, ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे बच्चे रिश्तेदारों के नहीं जा पाते, रश से घबराते हैं, रश में रोना शुरू कर देते हैं। इनको 2 या 3-4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो इनको रोना आता है, चीखते हैं, घबराते हैं, वहां ये सेटल नहीं होते, भागते हैं वहां से, फिर माँ बाप तंग आके घर ले आते हैं, कहते हैं ये रश से घबरा गया, ठीक है। तो खुद माँ बाप खुद भी नहीं लेके जाते ना, खुद भी नहीं जाते। फिर अब माँ बाप क्या करते हैं, डर के मारे ना फिर लेके नहीं जाते, वो कहते हैं वहां ये घबराता है तो ना इसको रश में लेके जाओ, इसको घर में रहो, आप इसके साथ स्टे कर लो, मैं होकर आ जाता हूँ, ये काम हो जाता है। तो जितना एक्सपोजर कम होता है उतना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है फिर, ठीक है। अब जब लोकल ट्रांसपोर्ट का हम बच्चों को सफर नहीं करने देते, हम कहते हैं ना गाड़ी आएगी ना चल जाना, वरना डिले कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। जितना हम आराम बच्चों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको जलील करें, आप ट्रांसपोर्ट पे भेजें, लेकिन अबव 17-18 ईयर्स आप उनको भेजें ताकि वो एक्सपीरियंस करें। ये नहीं है कि आप रोजाना उनको ख्वार करें, लेकिन कभी कभी भेजें, आयरोज कभी कभी भेजें, ताकि वो लोगों के दरमियान फंस के खड़े हों, जगह बनाएं तो उनको अडेप्टेबिलिटी है। तो अगर वालिदैन नहीं हर चीज में आराम देंगे, भाई गाड़ी में एसी खराब है सफर ही नहीं करना, तो हर चीज में जो आप रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो ये ASD के फीचर्स जो हैं वो फिर पक्के हो जाते हैं। शुरू में थोड़े थोड़े होते हैं, बाद में फिर ज्यादा हो जाते हैं। और इसी के अगर उलट देख लिया जाए तो अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ठीक है, डायग्नोज्ड है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें माइल्ड मॉडरेट है, ये स्पेसिफाइड हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये कि कितनी स्पेसिफाइड होती है उसकी। जो हमारे टीनेजर्स होते हैं उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो ऑक्यूपेशनली डिस्फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा हो या घर का माहौल बदल जाए, जिंदगी में तब्दीली आ जाए, उनको अपने सर पे खड़ा होना पड़ जाए, ठीक है, यानी कि उनको यूँ समझ लो कि जिंदगी में मिसहैप हो गया, उनको अपने काम खुद करने पड़ गए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चीजें तब्दील हो जाती हैं। उनको मार्केट रोज जाना पड़ेगा, उनको सब्जी फ्रूट फल खरीदना पड़ेगा, वो आखिर कब तक नहीं खरीदेंगे। तो अगर माँ बाप साया बन के तो उनको कहेंगे नहीं तुम बैठे रहो, तुम अब 25 साल के भी हो गए हो फिर भी क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये काम, तो मैं बहुत इन वालिदैन को समझाती रही हूँ, बहुत समझाती रही हूँ कि इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भेजें, इसको मार्केट के चक्कर लगवाएं, इसे सौदा सलफ मंगवाएं,
इस पे बोझ डालें, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, इसे बाइक दें, ये बाइक दे के चला के लेके आए। जो मैंने बच्चियां देखी उनको मैंने बोला कि किचन की ये जिम्मेदारियां आप इनको दे दें, काम वाली को एक ड्रामे से एक तरीके से 2-3 दिन की छुट्टी करा दें, घर के काम थोड़े। लेकिन वालिदैन क्या करते हैं कि वो सारी सहूलत बच्चे को देते हैं, बच्चा खराब हो जाता है, ठीक नहीं होता। ठीक है, तो नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी थी इसलिए उसको यहाँ ये कोमोर्बिड हो सकता है, ठीक है, वरना ये कोई और वजह नहीं है, मतलब कि किसी और डिसऑर्डर में इसको हम शामिल नहीं कर सकते, ये अलग है। स्पेसिफाइड में जो स्वेरिटी बेस्ड है, रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, रिक्वायर्ड सपोर्ट, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए और बहुत शदीद सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वो शदीद सपोर्ट के बगैर मतलब बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। और एक है जो उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉम्प्टिंग कर दो, वो अपना काम कर लेगा, ठीक है। अभी जो आपने बच्चा देखा है उसको ये उसमें रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट है, सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो अपना काम कर लेता है, उसको अब इस काबिल हमने कर दिया है थेरेपी के साथ, ठीक है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट चाहिए, यूं समझ लो कि अब ये स्टेज में भी आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखो अब उसके वालिदैन छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, वो अपने सेशंस लेता है, अपने काम करता है और फिर उसने चले जाना है। और अब इसने घर में कुकिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है, क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है, मार्केट का चक्कर, अब मनी की डीलिंग थोड़ी बहुत सिखा दी है, ठीक है। इसके अलावा अपनी चीजों को खुद सफाई करनी, डस्टिंग करनी, अपने कमरे को, अपने कंबल तय लगाना, अपने नाखून काटने, अपने जूते पहनने, अब इतना कर दिया है कि अब सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए कि बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। और अगले स्पेसिफाइज हैं विद और विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, या तो ESD 2 किस्म का होगा, एक तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ भी होगा, उसके बगैर भी होगा, तो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के साथ भी हो सकता है, उसके बगैर भी हो सकता है। हाँ जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ASD का जो पेशेंट आता है वो बिलो एवरेज IQ ही होता है, वो IQ उसका एवरेज भी हो सकता है, अबव एवरेज भी हो सकता है, बिलो एवरेज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका। और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट इसलिए है क्योंकि बाज़ बच्चों की स्पीच डिले होती है, तो वो या तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से होती है कि उन्होंने बोला नहीं होता, उन्होंने अपनी जुबान इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है, उन्होंने सिर्फ मोबाइल देखा, वो सिर्फ एक महदूद दायरे में रहे, वालिदैन ने उसको सिर्फ कमरों में रखा, तो इस वजह से, या उसके सिबलिंग्स ने उसके साथ इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं की। बाज़ का ऐसा भी होता है कि बच्चे सिर्फ एक रूम में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं वालिदैन के साथ, लेकिन जो बच्चे, जो उसके बड़े बहन भाई हैं, वो बाहर स्कूल से आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं उसके साथ, इतनी बातें करते हैं कि वो बच्चा बोलता है, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि बच्चा एक ही एक है, ठीक है, और उसको रिस्ट्रिक्टेड भी किया हुआ है, तो उसकी स्पीच डिले इस वजह से। लेकिन लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का मसला दूसरा भी है, आपके मसल्स वीक हैं, आपने स्पीच थेरेपी नहीं करवाई, या फिर उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था जिसकी वजह से उसकी हो गया है, तो साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी हो गया। एक और स्पेसिफाइड है इसका, और वो है जेनेटिक्स और मेडिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। यानी कि जेनेटिक्स में या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर में, मेडिकल कंडीशन ये होता है कि या तो बहुत शदीद बुखार हुआ, या हाइपोक्सिया हुआ, या फिर गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, और या हाइपोक्सिया हो गया, या फिर जो पेशेंट था उसकी मदर जो थी प्रेगनेंसी में बहुत बीमार हो गई, उसे कोई मसला हो गया, या उसने अब्यूजिव हुई, या गिर गई थी, चोट लग गई थी, कुछ ऐसी चीजें मेडिकल कंडीशन की वजह से हुई। एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे पहले साल में बच्चे को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया पैदा होने के बाद, और उनके घर के हालात बहुत बुरे थे, बहुत अब्यूजिव थे, तो पहले ही साल में बच्चे के ब्रेन पे असर हो गया, बच्चे की स्पीच डिले भी हो गई, ऑटिस्टिक भी हो गया, ये वो। दूसरा स्पेसिफाइड है कि न्यूरो डेवलपमेंटल, मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूरो का इशू है, ठीक है, मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, घर में आसपास वही एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता है, इसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्पेसिफाई विद कैटाटोनिक, रेफर टू क्राइटेरिया कैटाटोनिक एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर फॉर डेफिनेशन कोडिंग। अच्छा, इस कैटाटोनिक बिहेवियर में जैसे कि स्टेरिंग, स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, आप स्टेरिंग कर रहे हो, आप बिला वजह हाथ पैर हिला रहे हो, ठीक है,
कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे ताली बजाते रहते करते हैं, रहेंगे सारा ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे करते हैं, या ऐसे ऐसे करते हैं, या ऐसे कोई ना कोई ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप मोटर मोटर मूवमेंट्स करते हैं कैटाटोनिक में, या भी कहीं हाथ रखा तो हाथ ऐसे ही रखा हुआ और काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का ना एक पेशेंट की मिसाल में देने लगी थी, किस पेशेंट की मिसाल देने लगी थी, कोई था बच्चा वो यही काम करता था, है निकल गया मेरे जहन से। अच्छा, सीवियरिटी लेवल के लिहाज से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कौन कौन सा है, पूरा एक चार्ट बना हुआ है DSM-5 में, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ऑफ लेवल ऑफ सपोर्ट नीड्स, कि कहाँ कहाँ सपोर्ट नीड्स चाहिए। अच्छा, ये हमने पढ़ नहीं लिया था, ये हमने मेंटल डिसऑर्डर उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पढ़ा था कि रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट में वेरी वेरी यूज होगा मिनिमल रिस्पॉन्स टू सोशल ओवरड्यूज, स्वेयर इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, ठीक है, पीपल फ्यू वर्ड्स ऑफ इंटेलिजेंस। बात यह है कि बच्चे ने जब खाऊंगा खाऊंगा बोला, माँ को समझ में आ गई, माँ ने जी खाना बनाना शुरू कर दिया, उसकी पसंद की जो चीज, अच्छा ये सैंडविच खाता है, ये नहीं खाता, बस उसको वो दे दिया, ठीक है। तो डाइवर्स किया ही नहीं चीजों को ना, कि वो बोले कुसके कोई इजहार करे अपनी चीजों का, उसको इजहार का मौका ही नहीं दिया। जब बच्चों को इजहार का मौका नहीं देते, मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि टाइम से दूध दे दिया जाए, बच्चों को रोने का मौका ना दें, वो ये काम बहुत गलत है। आप पहले बच्चे को मांगने तो दें, बच्चे को थोड़ी देर भूखा रखें, वो अपने आपको इजहार करे, आपको इमोशन बताए, रोए। रोना एक हेल्दी चीज है, लेकिन आप 2 घंटे रुला रहे हैं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो इस तरह से रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट है, यानी कि आप थोड़ी सी सपोर्ट आपको देनी है, ठीक है, थोड़ा सा आपने उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। रेपिटेटिव बिहेवियर्स कौन से होते हैं, डिस्ट्रेस एंड डिफिकल्टी चेंजिंग फोकस और एक्शन, कुछ अर्सा उनको एक्शन और फोकस करने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाओ, प्रॉम्प्टिंग करो तो वो कर लेता है, फिर वो पीछे हो जाता है, फिर उसको प्रॉम्प्टिंग, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे का जब मैं सेशन लेती हूँ तो वो कलर्स करता करता ना कहीं और चला जाता है, मैं कहती बेटा वापस फोकस, तो फिर वो करना शुरू, तो उसको प्रॉम्प्टिंग कर करके हम आप इसको थेरेपी में यूज करते हैं, लेकिन उसको डिफिकल्टी होती है फोकस में, खास तौर पे एनवायरनमेंट में। उसको बाहर टीवी की आवाज सुनाई दे जाए तो वो कहता है बाहर ना खबरें चल रही है, बेल बज गई है, फलाना आ गया होगा, ये आ गया होगा, तो मैं कहती हूँ मैं उसको आपने उस टाइम बच गया, आपने उस टाइम बच्चे को आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना। जब बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब बच्चा डाइवर्जन करेगा, फोकस नहीं करेगा, डाइवर्ट होगा, तो आपने उस टाइम थेरेपी करते हुए बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना कि हाँ अच्छा, आपने उस स्टिमुलस को इग्नोर करना है, इग्नोर करके फोकस क्या करना है, जो टास्क कर रहे होंगे, कि अगर उसके हाथ में रबर बैंड है, उसके हाथ में क्ले है, जो भी अगर नहीं, ये देखो इसका कलर ऐसे, फॉर्म फोकस उसका वापस आ जाएगा। तो जब रेपिटेटिव बिहेवियर होगा वापस 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 वापस, तो फिर फोकस डेवलप हो जाएगा। रिक्वायरिंग सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट इन प्लेस, डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन कॉज नोटिसेबल इम्पेयरमेंट। क्या मतलब है इसका, पढ़ो जुमला। लेवल 1 रिक्वायरिंग सपोर्ट, इसमें एक विदाउट सपोर्ट इन प्लेस, डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन कॉज नोटिसेबल इम्पेयरमेंट। अच्छा, सपोर्ट के बगैर इनका सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयर होता है, लेकिन थोड़ी सपोर्ट के साथ वापिस आ जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं कहूंगी चलो बेटा सबको सलाम करो, नहीं कर रहा, हाथ पकड़ के सलाम कराओ, तो वो जो थोड़ी थोड़ी सी सपोर्ट होगी, अगर मैं कहूंगी तो मैं आपको लेके जाऊंगी बाजार, जब मैं सपोर्ट ही नहीं कर रही तो ये वाले ज्यादा अफेक्ट होते हैं लोग। इनका तो नजर आ रहा होता है ना, तो माँ बाप धक्के लगा रहे होते हैं, इनका नजर नहीं आ रहा तो उसका दिल नहीं चाह रहा जाने को, उसका आप देखो तो सही, उसका दिल नहीं चाह रहा, ये अवॉइड कर रहा है वो, तो हम उसको प्यार से नफसियाती तरीके से कहो अच्छा मैं चलती हूँ, मैं आपको ये ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, मैं हूं ना आपके साथ, आप ज्यादा ना मिलना, ठीक है, अगर दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है टीन एज के बच्चे कितना ज्यादा अवॉइडेंट हो गए हुए,
फैमिलीज में नहीं जाना पसंद करते, शादियों में जाना पसंद नहीं करते, बाजार जाना नहीं, खासतौर पे लड़कियां घरों में रह रह के बिल्कुल भी जाना आना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो वो कहती है कि जी फजूल है ये काम कहीं जाना, हमसायों के घर जाना पसंद नहीं करते बच्चे, वो कहते हैं क्या करना है वहां जाके, अपनी बातें करनी है। तो इसलिए सपोर्ट जरूरी होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हैम्पर इंडिपेंडेंस, खुद से सारा कुछ प्लान करना इनके लिए मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा सा प्लान कर दो या उनको प्रॉम्प्ट कर दो कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो वो फिर कर लेंगे, एक्टिविटीज में स्विच भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम अच्छा इंडिकेटर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की फिर मोटी मोटी जो सिम्टम्स हैं जरा आप बताएं मुझे, जो हमने पहले पढ़ी है जितनी भी हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये है कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते उनके। आपने मुझे उर्दू में बताना है सिम्टम्स, क्योंकि पेशेंट की वालदैन ने आना है तो उन्होंने आपको उर्दू में उन्होंने ये नहीं कहना कि मैडम पेशेंट जो है ना हमारा बच्चा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, इमोशंस नहीं शो करता दिखाता अपने, और दूसरा ये कि वो बिल्कुल ही सोशल आइसोलेट होता है, अलग अलग रहता है, और उसके बिहेवियर बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब अगर वो चीज़ ऐसे है कि दरवाज़ा अगर वो खोलना शुरू हुआ ना दिन में तो वो सारा दिन वही करता रहेगा, या ऑर्गेनाइज जो ऑब्जेक्ट्स करता है वो लाइन अप करता है उसको। और इसके अलावा जो है वो उसके बिहेवियर जो है वो फिक्स होते हैं। क्या फिक्स होते हैं? मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और इनको चेंजिंग बिल्कुल नहीं पसंद, तब्दीली आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ये करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। और हाइपर एक्टिविटी होती है, टेस्ट से रिलेटेड, टेक्सचर से रिलेटेड, और समटाइम हाइपर एक्टिव भी होता है ये। टेक्सचर पे भी होते हैं ये, विजुअली भी होते हैं, और टेस्ट के हिसाब से भी होते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। ठीक, सही। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को पहचान करते हुए, डायग्नोस करते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि एक तो पेशेंट के अंदर जज्बात नहीं होते। पेशेंट जितनी भी उम्र का हो, 5 साल से छोटा हो या 5 साल से अबव हो, तो वो जज्बात का इजहार नहीं करता। दूसरा, वो आई कांटेक्ट नहीं देता। तीसरा, वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करता, हाईली सेंसिबल जो सिर्फ उनको रिस्पॉन्स करता है। चौथा, पेशेंट सोशल कम्युनिकेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। पांचवा, वो एक्लेलिया करता है, यानी बातों को रिपीट करता है, चीज़ों को रिपीट करता है। और अच्छा, इन पेशेंट्स में ना एक ये भी देखा गया है फीचर कि ये बच्चे जो है ना ये सॉफ्ट ग़िज़ा जल्दी नहीं खाते। इनको उससे हो, क्योंकि वो ना मुंह में टैक्स देते हैं ना, मिसाल के तौर पे जो चीज़ च्यू करने वाली होती है ना, च्यू करके रोटी है या कोई ऐसी चीज़ है, उसको ये नहीं खाते जल्दी, क्योंकि उसके साथ भी एंगेजमेंट करनी पड़ती है ना, उसके साथ भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि चबा चबा के खाना पड़ता है। तो जूसेस बड़े आराम से पी लेते हैं, ठीक है। स्मूदीज बहुत, तो कहते हैं स्मूदी बना के देती हूँ मैं इसको स्मूदी बना देती हूँ, क्योंकि ये ना माल्टा खाता नहीं है, ये सेब खाता नहीं है, चबा के नहीं खाता, बड़ा अवॉइड करते हैं, तो मैं तो इसको फिर ना सेब की स्मूदी बना देती हूँ, मिल्क शेक बना देती हूँ, सख्त चीज़ नहीं खाता। इसी तरह जो है ना लोगों से बहुत घबराता है, वहाँ उस चिड़चिड़ापन उसको दौरा पड़ जाता है, वहाँ तो फिर वो रोता है, वहाँ से भागता है, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, उसको बहुत टाइम देने की कोशिश करता है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो आपको लगेगा रोबोट घूम रहा है, ये जैसे खिलौना नहीं घूम रहा टायर वाला, ये देखेगा नहीं आपकी तरफ, आपकी बात नहीं सुनेगा, हाँ, वो चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा होगा। ऐसे तो जैसे ना कोई एक खिलौना घूम फिर रहा है, उसको उठा के यहाँ बिठा लो, उसको कपड़े पहना दो, उसको खिला दो ज़बरदस्ती, ठीक है। पेशेंट ये वाले ज़बरदस्ती खाते हैं, शौक से कोई चीज़ नहीं खाते, मतलब कि पकड़ के ऐसे करके नहीं खाते सही तरह से, माँ बाप खिलाते हैं। लेकिन जो अबव 5 ईयर्स 6 ईयर्स के होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन शौक से उनकी कोई चीज़ खाने वाली नहीं होती, वो इंटरेस्ट नहीं लेते इतना फूड में। अच्छा, इन बच्चों को नींद भी बहुत जल्दी नहीं आती, थोड़ा देर से आती है, एनर्जी ज़्यादा होती है बात का, ठीक है। ये तो हो गए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के, ठीक। यहाँ पे जी जो कोर्स में लिखा हुआ है ना, एडोलेसेंस इज अ चैलेंजिंग पीरियड फॉर सम बट मोस्ट इम्प्रूव्स,
ठीक। और इंडिविजुअल्स विद सुपीरियर लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जब आप आपकी एडल्ट्स में चले जाते हैं, इंडिविजुअल या एडोलेसेंस से आगे जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप होती हैं वक्त के साथ साथ, तो वो कोप कर लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है, काम भी चल जाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, ऑटिज्म से वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अवॉइडेंट का हिस्सा बन जाते हैं और उनको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, जज्बाती बातें पसंद नहीं होती। ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अंदर से सब कुछ है लेकिन वो इजहार नहीं करती। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में चीजें मौजूद ही नहीं है, बॉक्स में है ही नहीं। इंट्रोवर्ट में मौजूद होती है लेकिन वो अपना सेल्फ टाइम इंजॉय करता है, दूसरों में भी जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाता है क्योंकि वो इंजॉय करता है अपने सेल्फ टाइम में। वो इंट्रोवर्ट्स पेंटिंग भी करते हैं, रोते भी हैं, चीज़ों को इंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ये जो आपने किया है, असाइनमेंट की है, एसोसिएटेड थॉट्स ऑफ हायर सुसाइडल रिस्क, वो इसलिए क्योंकि इनके नज़दीक ज़िंदगी इतनी अहम नहीं होती, रोबोटिक होती है। अच्छा, बहुत से कुछ साइंसदान ऐसे हैं, मुझे नाम तो प्रॉपर याद नहीं है, रिसर्च से गूगल से पूछना पड़ेगा। कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थे, अपनी दुनिया में रहते थे और रिसर्चेस करते थे, उनको लोगों से मिलना जुलना बेकार लगता था, उनके अंदर एबिलिटी ये नहीं थी, तो उन्होंने सारी एबिलिटी, और साथ में वो हाई आईक्यू के साथ थे, तो उन्होंने अपना हाई आईक्यू जो है वो अपने रिसर्चेस पे लगाया, अपनी तन्हाई में बैठ के जो उन्होंने काम किए वो साइंसदानों वाले काम किए। और बड़े बड़े साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रखते थे बचपन से, इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, हाई आईक्यू के साथ थे। अच्छा, हाई यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे तो नहीं जिक्र हुआ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिफरेंशियल्स। चलें आप डिफरेंशियल्स करें, एडीएचडी के साथ करें। एडीएचडी में सिमिलरिटीज तो यही है कि इसमें वो अटेंशन की वो होती है, डेफिसिट होता है इसमें, और लेकिन डिफरेंसेस ये है कि इसका जो डेवलपमेंटल कोर्स है ना वो थोड़ा होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर और अनयूजुअल इंटरेस्ट इसमें जो है होता है, उसमें नहीं होता एडीएचडी में। ये तो होगी इसकी बातें ना जो थियोरेटिकल हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि एक अटेंशन डेफिसिट का है और एक आर्टिस्ट है, उसमें आपको क्या फर्क नजर आएगा? अटेंशन एडीएचडी में तो इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसमें बिहेवियर जो है उसका रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, इमोशंस तो वो देगा, और इसमें इमोशंस बिल्कुल नहीं देगा, फ्लैट इफेक्ट होगा। बात सादी सी किया करो कि जो अटेंशन एडीएचडी का बच्चा होगा ना वो हंसेगा भी, रोएगा भी, शरारतें भी करेगा, लेकिन ये वाला जो बच्चा होगा ना ये फ्लैट इफेक्ट देगा, इसके पास इमोशंस नहीं शो करेगा, ये इतना ये रोबोटिक नजर आएगा। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के साथ क्या है विदाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में तो उसके इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा दिखेगा कि वो बिलो एवरेज है, तो वो तो इसमें भी है, ऑटिज्म में भी है, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं होगी, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर ये सब चीज़ें, इमोशंस तो होंगे उसमें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो बच्चा है ना वो आपको सवाल कुछ जवाब कुछ देगा, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का जो है वो बात करना ही नहीं पसंद करेगा। ठीक है, वो बात नहीं करेगा और जवाब जब वो देगा वो ठीक देगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का जो बच्चा है ना वो जब जवाब देगा ठीक देगा, लेकिन लिमिटेड टू फ्रेज, टू वर्ड्स का जवाब देगा। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है ना वो सवाल कुछ करेंगे जवाब कुछ और देगा, और उसकी प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट होगी, वो लगेगा कि इसका दिमाग पीछे है। ठीक है, ऑटिज्म वाला जो है वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देगा, लेकिन वो लगेगा कि इसको ना कोई और मसला है, ये जो है ना वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है, ये आंख भी नहीं मिला रहा, ये तो भी अपनी जिंदगी में मस्त हुआ है। ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो बच्चा होगा ना वो पता चलेगा कि उसका ब्रेन ही स्लो है, उसका ब्रेन ही पीछे है, जितनी एबिलिटी है वो यही है। ठीक है,
आप बात कुछ और कर रहे होगे, वो कोई और जवाब दे रहा होगा, उसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाला जो है ना, वो खुद अपनी मर्जी से किसी और चीज को फोकस करेगा, ठीक है। एक आपके सामने एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है और एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का बच्चा है। दोनों को अगर आप ब्लॉक्स दोगे ना, तो जो ऑटिज्म वाला है ना वो ब्लॉक्स की लाइन बनाएगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है वो क्या करेगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी, वो उल्टे सीधे ऐसे लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा ना, वो कलर्स की शेप ये तरतीब बना रहा होगा, ठीक है, और तरतीब बनाएगा और इसके साथ खेलेगा, चाहे ये बिलो एवरेज का ही बच्चा। यहाँ पे साथ साम लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विदाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन मैं इतना बता दूं, ये हो सकता है कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है, साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, मतलब कि वो उसको बनाने भी नहीं आ रहे, ठीक है, और साथ वो जो है ना वो कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखना जरूरी है। लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ क्या फर्क है? लैंग्वेज डिसऑर्डर में तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स नजर आएंगे इसके बोलने में, या स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर भी हो सकता है स्पेसिफिक लिखने में, पढ़ने में। अगर कम्युनिकेशन में देखें तो कम्युनिकेशन में ये होगा कि उसकी कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होगी लेकिन डेफिसिट नहीं होगा उससे। जो डिफरेंस होता है ना वो बताया करो, जो डिफरेंस होता है ना वो बताया करो। दोनों में फर्क ये है कि इसमें लैंग्वेज पार्ट है ऑटिज्म का, लेकिन वो उसमें सिर्फ लैंग्वेज का मसला है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का पार्ट है, बाकी आई कांटेक्ट नहीं है, इमोशंस भी नहीं है, बाकी फीचर्स है। उसमें सिर्फ एक फीचर है कि उसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब है, बाकी चीजें ठीक है। समझ आई? डिफरेंस बताया करो। सिलेक्टिव म्यूटिज्म स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है, ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म बोलना बंद कर देता है। ना तो आई कांटेक्ट का मसला होता है, ना उसको इमोशंस का मसला होता है, ना सोशल कम्युनिकेशन का मसला होता है। वो ये है कि वो एक जगह पे प्रेशराइज्ड हो गए या किसी एक जगह पे उसने सोचा हुआ है कि यहाँ वो चुप हो जाता है, बाकी ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इंट्रूसिव थॉट doesn't include stereotype motor behavior like hand flapping, finger shaking. ये रेपिटेटिव बिहेवियर जो होते हैं ये थॉट्स के बगैर होते हैं, उसमें थॉट्स होती हैं, ये थॉट्स ही नहीं होती है, तो सिर्फ मोटर बिहेवियर होता है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ज्यादा बिगड़ जाए ना अगर, और एडोलेसेंस में भी रहे, तो आगे सिजोफ्रेनिया भी बन जाता है, सिजोफ्रेनिया भी बन जाता है। हाँ, must consider concrete interpretation of features, autism spectrum disorder and schizophrenia can co-occur. ठीक है, both should be diagnosed with correct criteria are met. May be perceived as narcissistic, stereotypal, schizotypal. ये नजर आ रहा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। Schizotypal interact with others in usual preoccupation, odd thinking, social anxiety. अच्छा, अब जब बच्चा हजूम में जाके रोना शुरू कर देगा तो वो आपने चेक करना है, डायग्नोसिस करना है, सारे फीचर्स देखने हैं उसके। सोशल एंजाइटी है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, किस चीज का, या फिर ये ऑटिज्म है। वहां पे देखना, हजूम में बच्चे ने शोर डाल दिया तो फिर चेक करना है, मतलब बाकी जगहों पर अगर वो ठीक है तो फिर इसका मतलब ये है क्या, हमें चेक करना है कि वजह क्या है। क्योंकि अगर सोशल एंजाइटी है तो फिर इसका मतलब उसके पास इमोशंस भी हैं, आई कांटेक्ट भी वो डेवलप करता है, बाकी जगह बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। बस वही पे जाता है। हाँ, कोमोबिलिटी किस किस के साथ है? लैंग्वेज के साथ भी है, लर्निंग डिफिकल्टी के साथ भी है, डेवलपमेंटल के साथ भी है, और ठीक एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी है, डिप्रेशन के साथ भी है, ADHD के साथ भी है। अच्छा, डिप्रेशन के साथ तब होती है तो थोड़ी इनके जब पेशेंट के साथ इनसाइट डेवलप हो जाती है। वेरी गुड, सही पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें सही काम करवा रही हूँ। अच्छा, अब मैं ना, ये तो खत्म हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट इसके अंदर वो नहीं खत्म हुआ, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर। एस्पर्जर डिसऑर्डर जो है वो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
का हिस्सा है। जी, इस वेरिटी के हिसाब से ना एस्पर्जर डिसऑर्डर एस्पर्जर डिसऑर्डर में और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो स्पेक्ट्रम है पूरा, इन दोनों में फर्क ये है कि एस्पर्जर्स जो है वो हाई आईक्यू के साथ होते हैं। अच्छा, उनकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है, सही। वो बहुत अच्छी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में और लॉजिक उनकी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ना वो आपने पढ़कर आना है, आपकी असाइनमेंट है, वो मैं पढ़ाऊंगी, उससे असाइनमेंट बना के, लेकिन ये पढ़ी हुई है मेरे पास कहीं, क्योंकि ये इस बुक में नहीं है, वो मैंने देखा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो टेबल नहीं बना उसमें सेवेरिटी के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि इसमें क्या एस्पर्जर डिसऑर्डर इस, लेकिन ये इसने सिर्फ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का DSM-5 में डिटेल से बता दिया है ना, बाकी रिसर्चेज में एस्पर्जर डिसऑर्डर को डिटेल से बताया हुआ है, क्योंकि वो ये जैसे इसने बताया ना, विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विदाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। विद और विदाउट हाई आईक्यू, ये कहिए ये होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विद लो आईक्यू, विद नॉर्मल आईक्यू, विद हाई आईक्यू। जो हाई आईक्यू वाला है वो एस्पर्जर सिंड्रोम है और उसको डील करने का बहुत मजा आता है। मैंने अब पिछले अरसे में 2 केसेस ऐसे मैंने डील किए जो एस्पर्जर्स थे। ठीक है, लेकिन ये एस्पर्जर्स के सिंड्रोम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा लॉजिकल होते हैं कि उनको बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी मैंने कोशिश की है उसमें वो उनका यही, बच्चों का जो बिलो 17 है, बच्चे इतने माशाल्लाह तेज होते हैं ये हाई आईक्यू के वो आपको पूरा प्लान बना के दे सकते हैं कि ऐसे 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 ये चीजें करनी है, लेकिन वो ना तो इसमें इमोशंस शामिल करना चाहते हैं, ना वो इसमें कम्युनिकेशन शामिल करना चाहते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर की तरह काम करना चाहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन ना हो। कंप्यूटर की तरह काम करना चाहते हैं वो बस। ठीक है, तो ये आप पढ़कर आना। बाकी पायरोमेनिया और क्लिप्टोमेनिया हमारा रह गया है क्योंकि मेरा पेशेंट इंतजार कर रहा है और मैंने उसका सेशन लेना है ऑनलाइन। 11-16 हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ओके जी, मैं पायरोमेनिया और क्लिप्टोमेनिया इंशाल्लाह अगले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। वो बहुत छोटे छोटे से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।